सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने वापस से आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत सारी एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। मिलते हैं संध्या से। संध्या, सबसे पहले कैसे हो आप? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? बढ़िया बढ़िया। कैसा फील हो रहा है? क्या खुशी है आपके लाइफ में जो आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है? तो कैसा माहौल है अभी घर पर और आपके कॉलेज वगैरह में, जिन भी स्टूडेंट्स को पता चला होगा उनको? घर पहले घर पे तो बहुत खुशी है सर। मुझे तो मतलब मेरा ड्रीम एग्जाम था। घर पे तो बहुत खुशी हुआ है। और मेरा फ्रेंड्स सारे मुझे वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो भी सब सब लोगों ने मुझे कंग्रेट्स भी बोल रहे हैं। मतलब सभी खुश है घर पे। तो पहले पापा मम्मी को बहुत खुश हुआ है। क्या रहा वैसे आपका रिजल्ट? सर CSR ने JRF विथ 174 रैंक ऑल इंडिया। ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मेरे कुछ जनरल से क्वेश्चन थैंक है, यू सर। वो मैं अपने इन दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ कि कैसा आपने अपना स्ट्रैटेजी प्लान बनाया था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ही चाहिए। ये सर, एक्चुअली मेरे मन में ये था कि मैं स्टार्ट किया तो मैं करना ही है। मतलब फुल स्ट्रेच में करना है। और मेरा ये वाला एग्जाम मेरा लाइफ में मतलब एक बार मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ, बाद में मेरा लाइफ चेंज होता है। मुझे वो फिक्स था कि मेरा ये वाला एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है। और एक माइंडसेट बना के रखी थी मैंने। मतलब इतना दिन मैंने मतलब पूरा एक स्ट्रेच में पढ़ रही हूँ। और स्ट्रैटेजी विथ स्ट्रैटेजी, हाउ टू रिवाइज, कौन से सब्जेक्ट्स लेना है, कौन से यूनिट्स लेना है, वो पूरा मैंने पूरा टाइम टेबल बना के कर रही थी सर। क्या था वैसे आपका स्ट्रैटेजी, मतलब पर डे शेड्यूल आप किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी प्लान करते थे विथ आईएफएस के लेक्चर? आपने ये जब सर। आईएफएस ज्वाइन किया था उसके बाद में आपका क्या प्लान था, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ सर, मैं आईएफएस एक्चुअली मैं आईएफएस पुणे में से ही किए थे ऑफलाइन। और मेरा आया था कि मॉर्निंग 5:30 को उठना, और मेरा डेली रूटीन बन के 6:30 को मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। और 6:30 टू 11 o'clock तक मेरा पूरा दिन लाइब्रेरी में ही चलता था। मतलब इतने मतलब पहले टॉपिक स्टार्ट करती थी नया टॉपिक। वो जो कंप्लीट करने के बाद मेरा उसी टॉपिक का पीवाईक्यू बनाती थी, और रिवीजन के लिए टाइम रखती थी। मतलब पहले रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है। सो रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के लिए बहुत टाइम रखती थी, और प्लस पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा पीवाईक्यूज, और प्लस आईएफएस में जो दिए थे मॉक टेस्ट टेस्ट सब कुछ मैंने अटेंड किए थे। और प्रॉपरली वो सब क्वेश्चंस को मतलब पूरा एनालाइज करती थी, वर्ड्स कैसे आ रहे हैं। और उसमें एक एक लाइन भी हम कैसे विद इन टाइम वो वाला क्वेश्चंस को कैसे अटेंड कर सकते हैं, वो कैसे अप्रोच करना है एक क्वेश्चन, और एक एक यूनिट को भी कितना इम्पोर्टेंस देना है। वो सब कुछ मैंने स्ट्रेटेजी बना के कर रही थी सर। जब आप आईएफएस ऑफलाइन बेच ज्वाइन किए थे उस वक्त पर फिर जैसे लेक्चर्स होते हैं, क्या टाइमिंग था आपका लेक्चर का? और आफ्टर उसके बाद आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी और क्या पढ़ती थी, मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ। ओके सर। मॉर्निंग क्लासेस तो 8 o'clock 8 बजे स्टार्ट हो जाता था। और 8 टू ऑलमोस्ट 1:32 तक चलता था क्लासेस। एक दिन के 2 लेक्चर हो जाता था, और बाद में आफ्टरनून खाना, और फिर से वो जो दिन में हुआ था वो वाला टॉपिक कवर करती थी। और उसी के ऊपर जो पीवाईक्यूज था वो वाला फिनिश करके बाद में रिवीजन करती थी सर। ओके, तो जैसे हमारा वीकली टेस्ट होता है तो वो तो वही होता है जो कि हम हमारे जो वीक में पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं मंथली टेस्ट भी होता है। तो ये तो आपका डेली शेड्यूल हो गया कि जो हमारे लेक्चर्स हो गए वो आपने पढ़ लिया। आखिरकार बैकलॉग कैसे तैयार होता था जिससे कि आपको मंथली भी अच्छे नंबर मिल सके? यस सर। मतलब वैसे पीवाईक्यूज ज्यादा तो ज्यादा पीवाईक्यूज ही करना पड़ता है। और बाद में शॉर्ट नोट्स,
शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है सर, मतलब हम पढ़ते हैं और वो लास्ट में कैसे होता है, पूरा यूनिट नहीं पढ़ सकते हैं। और जो आईएफएस में टेस्ट देते थे और क्वेश्चंस भी वैसे सीएसआर नेट में कैसे पूछते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस वैसे ही आते थे, वो वाला पूरा पॉइंट्स बना के एक्स्ट्रा, अगर क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टॉपिक होता था वो वाला मैंने नोट डाउन करके रखती थी, जब ऐसे मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक्स अटेंड करना। और क्वेश्चंस जो रहते हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ रही थी, और पूरा वो वाला पॉइंट आउट करके पूरा कवर करती थी सर। वैसे आप आईएफएस ऑफलाइन में थे तो क्या कंट्रीब्यूशन था आईएफएस का और टीचर्स का आपके साथ, मतलब क्या कम्युनिकेशन था, क्या आपको मोटिवेट किया जिससे कि आपने ये सोच लिया कि बस यहाँ पर आने के बाद तो जेआरएफ है, मतलब है? यस सर, एक्चुअली पहले मैं कर्नाटका से हूँ। मेरा कैसा था, मैं आ गई पुणे, कुछ लेके जाना है। ऐसे तो नहीं जा सकते, वो पहले वो मोटिव था। बाद में उधर आईएफएस पुणे में सारे एजुकेटर्स, लेक्चरर्स जो है बहुत सपोर्ट करते थे। पहले मैं नाम लेती हूँ लालजी सर की। लालजी सर बहुत सपोर्ट किया है, मतलब हर बार पॉजिटिव होप्स देते थे सर। नहीं होता है, सब लोगों के साथ हो रहा है तो तुम लोगों के साथ भी, तुम्हारे साथ भी हो जाता है। कुछ नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचना है, पॉजिटिव रखना है और कंसिस्टेंसी रखना है। और हर बार सर वीकली वंस, 15 डेज वंस मीटिंग के लिए बुलाते थे, बात करते थे, और हमको भी वैसे फ्रेंडली फीलिंग कर देते सर। हम आराम से जाके बात कर सकते हैं, हम इतने दूर से आ रहे हैं, और हमको कुछ ऐसे नेगेटिविटी फील फील हुआ तो तब भी सर पेरेंट्स जैसे बात करते थे सर, इसलिए तब बहुत मोटिवेशन हो जाता था। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात कि हमारे सिलेबस में 13 यूनिट है, और ये 13 यूनिट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कोई तो यूनिट होगा जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आपने उस यूनिट को कैसे टैकल किया फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए? सर मेरा तो मेथड्स थोड़ा, मतलब मेरा बैकग्राउंड बॉटनी था, इसलिए मेरा मेथड्स उतना अच्छा नहीं था। मेथड्स में मैंने मतलब पूरा यूनिट स्किप नहीं किए थे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आ सकते हैं, मैं इजीली वो क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, वो वाला टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट करके वो सिर्फ वो वाला टॉपिक कवर किए थे। बाकी सारा मेरा यूनिट्स का टारगेट था कि मतलब वो क्वेश्चंस उसी यूनिट से आ रहे हैं तो वो वाला 100% में श्योरली वो करना ही है। वैसे मैंने पूरा किए थे, जैसे तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉल बायो, स्टार्टिंग 7-8 यूनिट्स है, वो मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग यूनिट्स था। वो बोला कि ऐसे तो करना है, मतलब ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वैसे किए थे। और मैं बायोकेमिस्ट्री तो मैं 10-15 बार रिवीजन किए थे एग्जाम से पहले। वैसे मैं जानना चाहता हूँ, वैसे सॉरी बट मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका जिसमें आपका जेआरएफ है? यस सर, ये वाला थर्ड अटेम्प्ट। ओके। तो वैसे आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया देन सेकंड अटेम्प्ट दिया तो थोड़ा वो तो डीमोटिवेशन लगा ही होगा। उस डीमोटिवेशन को आपने कैसे टैकल करा? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे उतना नहीं लगा, क्योंकि मेरा उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ था। एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था एमएससी के बाद, तब मैंने आईएफएस जॉइन नहीं किए थे, इसलिए उतना नहीं लगा। और सेकंड अटेम्प्ट बाद में मैंने आईएफएस जॉइन करने के बाद किए, और थोड़ा मेरा सिलेबस भी उतना नहीं हुआ था, फिर भी डिमोटिवेशन लगा क्योंकि बहुत मेहनत किए थे तब भी। फिर बाद में मुझे था कि करना ही है, इसलिए मैंने कंटिन्यूअस स्ट्रेच में किया। मतलब होता है, नेगेटिव थॉट्स होता है, सब आता है, फिर करना ही है, वो मन में है तो हो जाता है। मतलब थोड़ा फ्रेंड्स उधर भी एनवायरनमेंट ऐसे ही था सर, लाइब्रेरी में बैठते थे, सब लोग पढ़ते हैं, और लेक्चरर्स भी हम हमारे साथ आगे बात करते हैं, नहीं हो जाता है, वैसे मोटिवेट करते थे, इसलिए कॉन्फिडेंस आ जाता। बिल्कुल। आपका जब सेकेंड अटेम्प्ट आपने दिया तो आप आईएफएस में ही थे, और आपके सेकेंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद में थोड़ा बहुत तो चलो डीमोटिवेशन हुआ होगा जिसको आपने बहुत अच्छे से टैकल भी किया। आफ्टर आपने उसके अंदर क्या क्या रिकवरी करी कि आपको लगा कि मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर ये गलतियाँ की थी जो कि मुझे सुधारनी है? मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। ये सर, पहले मैंने बहुत टेंशन लेती थी एग्जाम में। एक्चुअली एग्जाम पहले दिन तक, मतलब पीछे दिन तक मैं अच्छे से आराम से कूल माइंडेड से थी, एग्जाम के दिन बहुत टेंशन लेती थी। एक्चुअली मेरा माइनस पॉइंट उधर ही चला जाता था। मतलब टॉपिक कवर तो सब हो जाता है, टेंशन वो वाला हमने मेंटेन करना, वो डिफिकल्टी हो जाता था मेरे साथ।
और मैंने नहीं करना है तो मतलब मैंने मेडिटेशन वो सब कुछ स्टार्ट किया। और बाद में कैसे तो पहले ऑलरेडी मैंने कवर किए थे ना सर टॉपिक्स, वो वाला जो मैंने छोड़ दिए थे वो वाला टॉपिक मैंने करने के लिए कोशिश की। और मेरा गलती ये हुआ था कि लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी मैं। मतलब वो वाला क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना, लैंग्वेज को समझना, वो वाला मतलब पीवाईक्यू तो किए थे, फिर नया क्वेश्चन जो आता है वो कैसे अटेंड करना। मतलब एग्जाम में होता है इजी क्वेश्चंस, उसको ढूंढना मैंने गलती करती थी। वो सब कुछ करती थी मैं टेंशन में। पहले वो टेंशन कैसे कंट्रोल करना वो वाला सीख लिया मैंने। बाद में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट किया। कैसे तो पहले ऑलरेडी मेरा टॉपिक्स हो गया था लास्ट अटेम्प्ट में। मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुझे अटेंड करना था वो वाला। बाद में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ज़्यादा क्वेश्चंस ही किया है मैंने। ऑलमोस्ट आईएफएस में वीकली टेस्ट हो जाता था, यूनिट के ऊपर टेस्ट हो जाता था। ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे मैंने। वही मुझे हाथ पकड़ गया एग्जाम में। वैसे आपने कहा कि आप कर्नाटका से हो, तो आप जब यहाँ आईएफएस ऑफलाइन पुणे लोकेशन पर आए तो आपको लैंग्वेज इशू कुछ हुआ टीचर्स के साथ में कम्युनिकेशन करने में, या टीचर शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए हो, आप अंडरस्टैंड ना कर पाए हो? यस सर, एक्चुअली मैं इधर से आ गई थी मैं पुणे। लाइक आई डोंट नो वन लैंग्वेज ऑफ हिंदी, लाइक वन वर्ड ऑफ हिंदी ऑल्सो। मुझे कुछ नहीं आता था। मैं उधर जाने के बाद एक्चुअली उधर सब लोग लेक्चरर्स भी हिंदी में टीच करते थे। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था फर्स्ट बेंच में बैठना, फर्स्ट बेंच से ही चले जाना। और बाद में एक्चुअली बायोलॉजी ये वाला लाइसेंस है, कैसे होता है सर, टर्मिनोलॉजिस्ट तो चेंज नहीं कर सकते। बाद में मैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ। बाद में 6 मंथ्स तक मैं पूरा हिंदी सीख लिए। और फ्रेंड्स भी थे, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है उधर। लाइक ऐसे बात करके लेक्चर्स में सुनने के बाद मुझे अभी हिंदी मैं इतना बात कर रही हूँ। इससे पता चलता है मैं हिंदी बहुत सीख लिया उधर आने के बाद। बहुत डिफिकल्ट थोड़ा हो जाता था, उतना नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 10th तक हिंदी पढ़ते हैं ना सर स्कूल्स में, इसलिए जल्दी सीख सकते हैं हम हिंदी, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। एक्चुअली साउथ साइड एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं बहुत, ऐसे हिंदी प्रॉब्लम होता है वो उधर जाने के बाद वो क्लासेस के लिए। फिर मैं उनको सजेशन ये दे सकती हूँ कि नहीं, हो जाता है, क्योंकि समझते हैं लाइसेंस का जो टर्मिनोलॉजीज होता है सेम ही होता है। आराम से उधर जाके ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। मतलब वैसे डिफिकल्टीज होता है, फिर वो टैकल करने के बाद ही हम कुछ अचीव कर सकते हैं। बढ़िया। मतलब मुझे आपकी बातों से तो यही लगा कि अगर कभी हम कोई ऐसे स्टेट से है जहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज का इशू होता है, तो हमें इन्वायरमेंट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेशन करते करते मुझे प्रॉपर हिंदी भी आने लगी, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑफलाइन जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में जिनको थोड़ा बहुत, मतलब ठीक है उनके स्ट्रेटजी लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज इशू के कारण वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, जो कि यस आपने ऑफलाइन आकर कंप्लीट किया। यस सर, यस सर। ओके, सो थैंक यू एंड देन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन संध्या कि आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल किया है। एंड देन सारे थैंक यू। स्टूडेंट्स जो कि आईएफएस के साथ में कनेक्टेड है, सो आपने संध्या के ये वर्ड्स तो सुन ही लिए होंगे कि आखिरकार ऑफलाइन बैच कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि हम किस तरीके से अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। सो थैंक यू अगेन संध्या कि आपने थैंक हमारे यू। व्यूवर्स को ये सारी वर्ड्स जो कि आपके सुनाए, जिससे कि शायद मुझे लगता है कि इनकी भी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। एंड देन अगला इंटरव्यू आप ही का होगा। सो थैंक यू। थैंक यू सर।